नमस्ते दोस्तों। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे विथ रिगार्ड टू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और काफ़ी लोग करना चाहते हैं और काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। पर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें भी पूर्ण रूप से इनकी जानकारी नहीं है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश रहेगी मेरी कि मैं सभी लोगों को कुछ ज्ञान दे सकूं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है, ताकि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करें हमें एटलीस्ट उसका बारे में पता होना चाहिए कि उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, रिटर्न्स क्या मिल सकते हैं और कितना रुपए हमें यहाँ लगाना चाहिए और टैक्स बेनिफिट्स क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, लॉक इन पीरियड्स के बारे में। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें जानना चाहिए म्यूचुअल फंड्स की जर्नी को शुरू करने के पहले। क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, इसको मैंने 3 भाग में बांट दिया है और अलग अलग टॉपिक्स मैं अकॉर्डिंगली इसे डिस्कस करूंगा जो कि आपके सामने यहाँ प्रेजेंटेशन में मौजूद है। पहली वीडियो में जो कि हम लोग आज करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है वो समझेंगे, उसके टैक्स बेनिफिट्स समझेंगे, अगर कुछ लॉक इन होता है किसी फंड का वो भी समझेंगे, और म्यूचुअल फंड्स इन्फ्लेशन को बीट कैसे करता है वो डिस्कस करेंगे और कुछ फंड्स के परफॉर्मेंस भी देखेंगे। और सेकंड और थर्ड वीडियो में कुछ अदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानकारी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन, अपना वीडियो 1। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपकी नॉलेज में कुछ वृद्धि आपको मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में क्यों करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है उसमें डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है। अगर मैं इसको शेयर मार्केट से कंपेयर करूं तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा जो लगता है वो बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, और अगर मैं खुद डायरेक्टली अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो हो सकता है कि मैं बहुत सारी कंपनीज में ना इन्वेस्ट कर सकूं। तो अगर मैं 500 रुपए की भी SIP शुरू करता हूं तो वो पार्ट होकर बहुत सारी स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाता है, बट शायद अगर 500 रुपए में डायरेक्टली शेयर खरीदने जाऊं शायद मुझे एक ही शेयर मिलता है। नंबर 2, ये हाईली लिक्विड है, मैं जब चाहूं इसे ब्रेक कर सकता हूं, 2 दिन में मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। नंबर 3, टैक्स बेनिफिट्स। हमने अपने CA से ATC के बारे में डेफिनेटली सुना होगा कि हर साल 1.5 लाख का हम अपने इनकम से टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं और हमें टैक्स 1.5 लाख के ऊपर नहीं देना पड़ेगा अगर हम ATC के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड्स भी ATC के इन्वेस्टमेंट में एलिजिबल होता है अगर हम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ELSS फंड में इन्वेस्ट करें। तो अगर हम 1.5 लाख रुपए ELSS फंड ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस साल भी इन्वेस्ट करेंगे उस साल वो ATC के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको कम रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। वेल रेगुलेटेड है, हर एक फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है और हर एक AMC को सेबी रेगुलेट करती है। तो ये काफ़ी एक वेल रेगुलेटेड और वेल मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है इसका इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो KYC करने के बाद आप स्ट्रेट अवे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो आप OTP के थ्रू भी इसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने की जानकारी हम अपने अगली वीडियो में समझेंगे। आखिरी पॉइंट जो डिस्कस करूंगा वो है हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने देखा है प्रीवियसली म्यूचुअल फंड्स में आप लंबी समय तक बने रहते हैं तो 12 से 15% रिटर्न मिल जाता है। तो अगर हम इसको FD से कंपेयर करें तो FD जहां हमें 7-8% रिटर्न देती है वहां पर यहाँ पे 12 से 15% का हमें रिटर्न मिल जाता है, और टैक्स को कंसिडर करते हुए वो जो डिफरेंस है FD के इनकम में और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न में वो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, और काफ़ी अच्छे माध्यम से म्यूचुअल फंड का रिटर्न FD के रिटर्न को बीट करता है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं और वो जो पूल ऑफ मनी है वो हमारे फंड मैनेजर जो होते हैं उस फंड के, वो उन्हें इन्वेस्ट करते हैं, और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको इन्वेस्ट करती है कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, डेट्स में और बाकी किसी अन्य एसेट्स में, जो कि डिपेंड करेगा हमने कौन सा फंड चूज किया है। और जैसे मैंने बताया फंड के बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो इकट्ठा करके पूल ऑफ मनी एक फंड मैनेजर को देते हैं, और ये फंड मैनेजर उसको सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, और फिर सिक्योरिटी जो रिटर्न जनरेट करती है वो पास बैक होता है इन्वेस्टर्स को। तो उम्मीद करता हूं कि ब्रीफली आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में जान लिया होगा। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट म्यूचुअल फंड का है टैक्स बेनिफिट। सबसे पहला हमने समझा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो अगर टैक्स सेविंग फंड में करते हैं जो कि ATC के लिए एलिजिबल है, जिसका नाम है ELSS फंड या टैक्सेबल फंड, तो हमें 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। सेकेंडली, अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें और वो अगर हम 12 महीने से ज़्यादा की अवधि के लिए रखते हैं तो वहाँ पे टैक्स लगता है सिर्फ 10%।
और अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ टैक्स लगता है 15%। इसके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर मैं बता दूं आपको कि जो हम कमाई बिजनेस से करते हैं और अगर हम इंडिविजुअल फाइल है और हमारी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स 30% से ऊपर भी चला जाता है। बट यहाँ पे मैक्सिमम टैक्स 10 या 15% रहता है, चाहे वो कितनी भी इनकम हो। तो टैक्स बेनिफिट का एक भारी हमें फ़ायदा होता है म्यूचुअल फंड में अगर कोई कमाई होती है तो। नंबर 2, काउंटर इन्फ्लेशन। हमने देखा रिटर्न्स जो म्यूचुअल फंड में हिस्टोरिकली है वो 12 से 15% हमें मिल जाता है। और इसके बारे में मैं आपको आगे चल के अगली स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग फंड ने हिस्टोरिकल रिटर्न दिया है। तो जो हमारा इन्फ्लेशन 6-7% सालाना रहता है और अगर हम एवरेज में कमाई 12 या 15% कर लें तो हम इन्फ्लेशन को अलावा भी 5-7% अपने लिए अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं। अब चल के देखते हैं कुछ ऐसे टैक्स फंड्स जो टैक्स सेविंग ऑप्शंस है हमारे पास, जिसमें कि रिटर्न्स क्या रहता है और जिसकी लॉक इन पीरियड के बारे में भी समझते हैं। जो ईएलएसएस फंड है म्यूचुअल फंड का, जो टैक्स सेवर फंड है, उसमें हिस्टोरिकली देखा गया है कि वो 14 से 17% का रिटर्न देता है सालाना, और जिसमें लॉक इन पीरियड होती है खाली 3 साल की। लॉक इन पीरियड मतलब ये ऐसा पीरियड है जिसमें आप ये पैसे रिडीम नहीं कर सकते। ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है ईएलएसएस फंड यानी टैक्स सेवर फंड के लिए, किसी और फंड में लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। एनपीएस का रिटर्न भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट ये लॉक इन पीरियड है टिल रिटायरमेंट। ऑफकोर्स आप उठा सकते हैं, कुछ कंडीशन है एनपीएस की, तो उसके अगर वो कंडीशंस आपकी मीट होती है तो उसको आप उठा सकते हैं, उसमें भी लिमिट्स है उठाने की। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना। उसमें हमने देखा है कि रिटर्न 8.5% के आसपास रहता है और लॉक इन पे 21 ईयर्स के। अकॉर्डिंगली हमने बाकी सारे एसेट्स क्लास की भी आपको दे दी है जहाँ टैक्स बेनिफिट भी होता है और उनके लॉक इन पीरियड के बारे में भी हमने बता दिया है। बट यहाँ अगर आपने देखा होगा तो सबसे कम लॉक इन पीरियड जो है वो एक टैक्स सेवर फंड की है और सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो है वो भी एक टैक्स सेवर फंड की ही है। तो अगर आप 80C का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपने देखा कि ईएलएसएस फंड जो है वो सबसे बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हम समझते हैं डिटेल्स में कि लॉक इन पीरियड क्या होता है। लॉक इन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट बेच नहीं सकते। तो ये लॉक इन पीरियड जो 3 साल का है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस फंड यानी कि टैक्स सेवर फंड के लिए एप्लीकेबल होता है, अन्यथा किसी भी और म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ आपको एक और जानकारी मैं दे दूं, अलग अलग फंड का अलग अलग एग्जिट लोड होता है। उसमें किसी किसी फंड में लिखा रहेगा कि अगर आप 3 महीने के अंदर उठाते हो तो कुछ चार्ज लग जाएगा। वो चार्ज 1% भी हो सकता है, 0.2% भी हो सकता है, 0.5% भी हो सकता है। कुछ फंड में वो 3 महीने की जगह 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। तो हर एक फंड का अपना अपना लॉक इन पीरियड तो नहीं, खैर अपना अपना एग्जिट लोड का पीरियड और एग्जिट लोड का रेट होता है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है उठाने के पहले। म्यूचुअल फंड्स हमें इन्फ्लेशन का कवर देता है, तो क्या हम उस इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए रेडी हैं? चलिए देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। सबसे पहले इन्फ्लेशन दिखाता है कि महंगाई दर क्या चल रही है। अगर सिंपल एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए पिछले साल तक आलू हमें 50 रुपए किलो मिल रहा था और इस साल हमें अगर 55 किलो से के दाम पे आलू मिल रहा है, दैट मीन्स वहाँ 5 रुपए की वृद्धि हुई है, वहाँ 10% से दाम बढ़े हैं, मतलब इन्फ्लेशन 10% से इंक्रीज हुआ है। जी हाँ, महंगाई दर, किस दर से महंगाई बढ़ रही है उसे हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। तो इन्फ्लेशन अगर हम जैसे देखा कि यहाँ पर इन्फ्लेशन 10% की थी और अगर हमारा पैसा भी 10% से ही सालाना ग्रो हो रहा है, दैट मीन्स हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारा पैसा तो इन्फ्लेशन ही खा जा रहा है। तो हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है जहाँ पर हमें रियल रिटर्न मिले, मतलब जो हमारा रिटर्न इन्वेस्टमेंट से है वो इन्फ्लेशन को बीट करे। मतलब अगर रिटर्न मिलता है इन्फ्लेशन से 15%, इन्वेस्टमेंट से 15% मिलता है और इन्फ्लेशन की रेट अगर 7% है, दैट मीन्स हमने 8% से पैसे अपने बढ़ाए हैं। इसे कहते हैं रियल रिटर्न। तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन समझ लिया है और रियल रिटर्न भी समझ लिया है। तो अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करते हैं लॉन्ग रन में। तो हमने एग्जाम्पल लिया अमर, अकबर और एंथनी का। अमर ने इन्वेस्टमेंट किया 10 साल के लिए, उसने 120 मंथ इन्वेस्ट किया और उसने मंथली इन्वेस्ट किया 15,000 रुपये करके। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यार म्यूचुअल फंड ने उसे रिटर्न दिया होगा 12% का। तो उसने इन्वेस्ट किया टोटल में 18 लाख रुपए और उसका 10 साल बाद अमाउंट बना 33,60,000। अकबर ने इन्वेस्ट किया 20 साल के लिए, जो कि हो गए 240 मंथ्स। उसने 7500 का अमाउंट से इन्वेस्ट किया, मतलब अमर से भी उसने कम किया था, बट उसने 20 साल के लिए किया
टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी भी हुई 18 लाख। हमने इस केस में भी अज्यूम किया कि इसने 12% के हिसाब से इन्हें रिटर्न मिला होगा, बट आप देखो दोनों ने इन्वेस्टमेंट तो सेम करी, बट रिडम्पशन अमाउंट अमर का था जहां 34 लाख के आसपास, वहीं अकबर का था 69 लाख के आसपास। अब हम एंथोनी के केस में आते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स 30 ईयर्स था, 360 मंथ्स इन्वेस्ट किया। इन्होंने किया 5,000 रुपीज़ पर मंथ। रिटर्न हमने अज्यूम किया यहाँ पर भी 12% के आसपास। तीनों का रिटर्न हमने 12% का ही अज्यूम किया। तीनों का इन्वेस्टमेंट भी 18 लाख रुपए ही था, बट इनका कैपिटल बन गया 1,54,00,000। इसका रीज़न एक ही है कि अगर आप लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे तो आपको सस्ता माल मिलने का मतलब मार्केट में गिरावट आएगी ही आएगी, आपको सस्ता माल बार बार उठाने का मौका मिलेगा, और जब आप बेचने जाओगे वही सस्ता माल आप हाई रेट में बेच पाओगे। एंड दैट इज द रीजन कि जहां पे अमर का रिटर्न खाली 33,60,000 का था, वैसे ही एंथनी का रिटर्न 1,54,00,000 का था, जबकि दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम था। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे मार्केट में तो आपका रिटर्न ज़्यादा बनेगा। फिर यहाँ हम देखते हैं, नीचे एक और एग्जाम्पल में देखते हैं एफडी का रिटर्न क्या रहता है। नंबर ऑफ ईयर्स 10, नंबर ऑफ मंथ्स 120, इन्वेस्टमेंट किया मंथली 15,000। एफडी का रिटर्न हमने एज्यूम किया 8% का। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ भी है 18 लाख। ये अमाउंट 10 साल बाद हुआ 27 लाख। अगर हम कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड से तो 27 लाख एफडी में और म्यूचुअल फंड में थे 33,60,000। ज़्यादा डिफरेंस आपको शायद ना मिला होगा, लेकिन फिर भी 6.5 लाख के आसपास का डिफरेंस यहाँ पर भी था। अकबर वाले केस में इसने इन्वेस्ट किया 20 साल के लिए और इसका रिटर्न एफडी में था 43 लाख, बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड वो है 69 लाख। एंथनी ने किया 30 ईयर्स के लिए, इनका रिटर्न एफडी से आया 71 लाख और म्यूचुअल फंड में डबल से भी ज़्यादा 1,54,00,000। तो हमने यहाँ से दो चीज़ सीखी। म्यूचुअल फंड हमेशा करना है लॉन्ग टर्म के लिए। नंबर 2, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड का रिटर्न एफडी को डेफिनेटली बीट करेगा। और चलिए कुछ कंपनीज के रिटर्न्स को एनालाइज करते हैं ताकि हमें कुछ कॉन्फिडेंस मिले म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के ऊपर कि हिस्टोरिकली उसने क्या परफॉर्म किया है और हम क्या एक्सपेक्टेशन म्यूचुअल फंड से फ्यूचर में अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ये हमने एक फंड डिस्कस किया, देखा है, जहाँ एनालाइज किया है, जहाँ पे हमने देखा कि एक साल का रिटर्न इनका 5.49 था, 2 ईयर्स का रिटर्न 17%, 3 ईयर्स का रिटर्न 15.86%। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, पर ईयर रिटर्न की बात कर रहा हूँ। 5 ईयर्स में पर ईयर रिटर्न था 12% का और 10 ईयर्स में पर ईयर रिटर्न 16% का। ये एक स्मॉल कैप फंड को हमने एनालाइज किया। हमने देखा कि 1 ईयर रिटर्न इसका 2.6% था, 2 ईयर्स रिटर्न 10% पर ईयर के हिसाब से था, 3 ईयर्स में 14% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न था, 5 ईयर्स में 10.3% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न था और 10 ईयर्स में 11% के हिसाब से रिटर्न मिला है। फिर हमने एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को एनालाइज किया जहाँ 1 ईयर का रिटर्न 9.5% के हिसाब से था, 2 ईयर्स का रिटर्न 37.5% के हिसाब से था, 3 ईयर्स का रिटर्न 39.6% के हिसाब से था। फिर हमने एक फ्लेक्सी कैप फंड को एनालाइज किया जहां हमने देखा 1 ईयर का रिटर्न 3.3% के हिसाब से था, 2 ईयर्स का रिटर्न 18.5% के हिसाब से था, 3 ईयर्स का 17.5% पर ईयर के हिसाब से और 5 ईयर्स का रिटर्न 11.7% पर ईयर के हिसाब से। फिर हमने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को एनालाइज किया, उसका 1 ईयर रिटर्न 4% के हिसाब से आया था, 2 ईयर्स का रिटर्न 19.85% पर ईयर, 3 ईयर्स का रिटर्न 19.26% पर ईयर, 5 ईयर्स का रिटर्न 13.46% पर ईयर। टैक्सेबल फंड को जब हमने देखा तो हमने पाया कि 1 साल का रिटर्न 4.38%, 2 ईयर्स का रिटर्न 15.54% पर ईयर, 3 ईयर्स का रिटर्न 16% पर ईयर, 5 ईयर्स रिटर्न 12.42% पर ईयर। ब्लू चिप फंड जो हमने देखा 1 ईयर रिटर्न वॉज 9.3, 2 ईयर्स रिटर्न 21% अप्रॉक्सीमेटली, 3 years return 19.36% approximately and 5 years return 13.55% approximately per year। फिर हमने मिड कैप फंड को एनालाइज किया, 1 ईयर रिटर्न 0.78% था, लास्ट 2 ईयर्स के एनुअल रिटर्न 29.57%, 3 ईयर्स के एवरेज एनुअल रिटर्न 36.16% एंड 5 ईयर्स के एवरेज एनुअल रिटर्न 17.7%। और फिर जब हमने आईटी फंड को देखा वो था -23% पर 0.01% इन द लास्ट 1 ईयर, लेकिन एवरेज का 2 साल का पर ईयर रिटर्न 15.7%।
3 साल में एवरेज एनुअल रिटर्न 27.22 और 5 ईयर्स का एवरेज एनुअल रिटर्न था 22.78। तो एक साल में इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि इसने परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छी करी थी। जब हमने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एनालाइज किया तो 1 ईयर रिटर्न वाज 8.7, 2 ईयर्स का एवरेज रिटर्न 28.4% पर ईयर, 3 ईयर्स का 22.5% पर ईयर एंड 5 ईयर्स का 9.7% पर ईयर एंड 10 ईयर्स का 12.96% पर ईयर। और ऐसे ही आपके सामने वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड का एक एग्जांपल है और एक फ्लेक्सी कैप फंड का एक एग्जांपल है। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे फंड्स को एनालाइज किया और आपके सामने उनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को प्रेजेंट किया। यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल पकड़ा है, ये मैंने यहाँ पर कोई फंड का नाम नहीं लिया है, बट जो भी मुझे अच्छा लगा कोई एक फंड मैंने हर एक कैटेगरी से उठाया। मेरा दर्शाने का यहाँ पर एक यही मतलब था कि रिटर्न्स अच्छे बनते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए बने रहें। और जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर के एडवाइस लेके करें, ताकि हमें एक सही मार्गदर्शन मिले कि कौन से फंड में कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम टॉप में इन्वेस्टमेंट कर लें और एक बार हमें शायद अगर मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ जाए तो शायद हमें नुकसान भी एक बार पोर्टफोलियो में दिख सकता है। और हमें ये भी इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम मिलनी चाहिए कि कब हम लमसम इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए, कब एक अच्छा मौका है लमसम के लिए, कब एसआईपी करनी चाहिए, कब रिडम्पशन करनी चाहिए। और ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में बाकी जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।